आपने गौर किया होगा कि जब आप एक गेंद को लुढ़का देते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो रुक जाता है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि मानो एक बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी, मैटर का नेचुरल टेंडेंसी होता है रुके रहना, और मोशन में रखने के लिए हमें उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना होता है। हमें ऐसा लग सकता है, हजारों सालों से लोगों को ऐसा लगता हुआ आया है। ऐसा ग्रीक फिलॉसफर एरिस्टोटल को भी लगता था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी। मतलब रेस्ट एक बॉडी का नेचुरल स्टेट होता है, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। और एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप दैट इन मोशन। मतलब एक बाहरी फोर्स, बल, एक बाहरी फोर्स की जरूरत होती है उस बॉडी को मोशन में रखने के लिए। लेकिन फिर बहुत सालों बाद, लगभग 1900 साल बाद, यहां पर एंट्री होता है एक इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलेई की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया, ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि रेस्ट इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी। उनके एक्सपेरिमेंट पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल एरिस्टोटल का ये जो स्टेटमेंट था कि रेस्ट एक बॉडी का नेचुरल स्टेट है और उसे मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, वो आगे चल के फॉल्स, गलत साबित हो गया। इसीलिए एरिस्टोटल के इस स्टेटमेंट को एरिस्टोटल्स फैलेसी कहा जाता है। आप पूछेंगे ये फैलेसी क्या है? तो फैलेसी, इसका मतलब होता है अ मिस्टेकन बिलीफ, एक गलत धारणा, स्पेशली वन बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, एक गलत तर्क पे आधारित एक गलत सोच, एक गलत धारणा। तो ये जो उनका सोच था कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी, ये आगे चल के गैलीलियो गैलीलेई ने ये प्रूव कर दिया कि ये सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो इंक्लाइंड प्लेन्स लिया, ऐसा एक प्लेन और ऐसा एक प्लेन। उन्होंने क्या किया कि एक बॉल को यहां एक इंक्लाइंड प्लेन से लुढ़का दिया, और उन्होंने ये पाया कि जब उन्होंने इस बॉल को छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे उसका स्पीड जो है वो बढ़ते गया, और फिर जब ये दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ चढ़ा तो चढ़ते हुए इसका स्पीड घटते गया और एक जगह जाके ये रुक गया, कुछ ऐसे। उन्होंने ये पाया, मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं इसी चीज को, उन्होंने एक खास चीज यहां पर पाया कि जिस लेवल से इस बॉल को छोड़ा जा रहा है ये उसी लेवल तक पहुंच रहा है, लगभग उसी लेवल तक पहुंच रहा है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। अब उन्होंने क्या किया, ये जो दूसरा वाला इंक्लाइंड प्लेन है इसका इंक्लिनेशन उन्होंने घटा दिया, कुछ ऐसे। अब उन्होंने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। अब भी उन्होंने ये पाया कि ये बॉल उसी लेवल तक, जिस लेवल से उस बॉल को छोड़ा गया उसी लेवल तक ये बॉल चढ़ रहा है। अब उन्होंने फिर इसी चीज़ को रिपीट किया। अब की बार उन्होंने इंक्लिनेशन को और घटा दिया। अब भी जो रिजल्ट था वो रिजल्ट सेम था, ये बॉल उसी लेवल तक, जिस लेवल से उसे छोड़ा गया उसी लेवल तक ये बॉल पहुंच रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते उन्होंने एक समय क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर इस इंक्लिनेशन को ज़ीरो कर दिया जाए, मतलब इसे अगर हॉराइजेंटल लाइन इस तरह से कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अब ये बॉल जो लुढ़कते हुए आएगा, अब जिसका टेंडेंसी है कि वो उसी लेवल तक पहुंचे, इस लेवल तक वो पहुंचे, लेकिन अब ये जो उसका ग्राउंड है, ये ग्राउंड हॉराइजेंटल होने के कारण ये बॉल मूव करते जाएगा, क्योंकि ये इस लेवल तक, जिस लेवल से इसे छोड़ा गया, इस लेवल तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा। सो ये इस तरह से चलता ही जाएगा। तो उन्होंने यहां से कंक्लूजन निकाला कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत होती है
एक बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए, चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन कोई भी नेट फोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है उस मोशन को सस्टेन करने के लिए। मतलब अगर एक बॉडी ये रुका हुआ है तो इस पे हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाके इस बॉडी में मोशन सेटअप होगा। लेकिन अगर ये बॉडी मोशन में ही है, ये अगर मूव कर रहा है, ये अगर मोशन में ही है, तो फिर इसे मोशन में रखने के लिए किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को ये कंटिन्यू करता है। जबकि ये भी सही है कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जब एक बॉल को हम रोल कर देते हैं तो वो मूव करते हुए कुछ दूर बाद जाके ये रुक जाता है, ये रेस्ट में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो बॉल है इसका जो सरफेस है और जिस सरफेस में ये रोल कर रहा है, इन दोनों सरफेसेस के बीच काम करता है फ्रिक्शन। इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात किया है। तो फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि यहाँ पर एक्ट कर रहा है और बॉडी के मोशन को घटा रहा है और घटाते घटाते एक समय आके रोक दे रहा है। अगर फ्रिक्शन ना रहे, आप थियोरेटिकली सोचे कि अगर फ्रिक्शन किसी एक जगह पे नहीं है तो फिर जो बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है, वो मोशन में ही रह जाएगा। वो कंटिन्यूअसली जिस मोशन से ये मूव कर रहा है वो उसी यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ते रहेगा। अब गैलीलियो का ये जो काम था, इस काम को अब आगे बढ़ाते हैं आइजैक न्यूटन, और यहाँ से न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो गैलीलियो का दिया हुआ स्टेटमेंट ही है। न्यूटन कहते हैं, फर्स्ट लॉ में न्यूटन कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए पहले तो ये पार्ट समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही रहता है, चाहे वो स्टेट रेस्ट का हो या फिर वो स्टेट एक यूनिफॉर्म मोशन का हो। यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रुका हुआ है। इन दोनों ही स्टेट को वो बॉडी रिटेन करता है, अनलेस, कब तक रिटेन करता है? अनलेस कंपेल्ड टू चेंज that state by an applied force। वो तब तक अपने स्टेट को रिमेन करता है जब तक कि बाहर से उसमें कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए जो फोर्स की उसे कंपेल करे अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। और यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर एक बॉल, मान ले कोई भी ऑब्जेक्ट, ये अगर रुका हुआ है तो जब तक इसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए तो वो इसी स्टेट में रह जाएगा, मतलब रेस्ट में ही रह जाएगा। और जब इसमें बाहर से फोर्स अप्लाई किया जाएगा तब इसमें आएगा मोशन, और इसका टेंडेंसी है उसी मोशन को रिटेन करना जब तक कि इस पे बाहर से कोई फोर्स एक्ट न हो। जैसे ये बॉल अगर मूव करे तो इसे रोकने के लिए हमें बाहर से एक फोर्स अप्लाई करना होगा। प्रैक्टिकली वो फोर्स फ्रिक्शन होता है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। इसीलिए ये जो बॉल है जो लुढ़क रहा है, ये जो बॉल लुढ़क रहा है, ये धीरे धीरे आगे जाके रुक जाता है। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल फोर्स ना रहे, रोकने वाला फोर्स, फ्रिक्शन अगर वो ना रहे, तो ये बॉल मूव करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, हमेशा ये मूव करते जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी की तरह आप देख सकते हैं, बॉडी का ही, मैटर का ही एक प्रॉपर्टी की तरह आप देख सकते हैं कि ये जो मैटर है इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है
कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण ये अगर रुका हुआ है तो रुका ही रह जाता है, और अगर ये मोशन में हो तो फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो ये मोशन में ही, यूनिफॉर्म मोशन में ही, उसी स्ट्रेट लाइन में ये अपना मोशन को कंटिन्यू रखेगा और उस स्टेट को वो रिटेन कर लेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि बॉडी का ही, मैटर का ही एक नेचुरल सा टेंडेंसी है, उसी का अपना एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने स्टेट को रिटेन कर लेता है, और उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए एक बार इनर्शिया का जो डेफिनेशन है उसे भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमने बात किया, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण कि वो इट कंटिन्यूज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण कि मैटर कंटिन्यू करता है उसका एग्जिस्टिंग स्टेट, चाहे वो रुका हुआ हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, तो वो अपना जो स्टेट है उस स्टेट को वो कंटिन्यू करता है अनलेस दैट स्टेट इज चेंज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना अप्लाई किया जाए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। अब इस इनर्शिया के कारण डे टू डे लाइफ में किस तरह की चीज़ें हमें दिखती है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। मान ले कि एक बस में एक बच्चा खड़ा है और वो किसी भी तरह के सपोर्ट को नहीं पकड़ा हुआ, ना ही वो रॉड को पकड़ा हुआ, ना किसी तरह के हैंडल को या सीट को पकड़ा हुआ, वो बस खड़ा है। अब जब बस अचानक चलने लगती है तो क्या होता है, वो बच्चा गिर जाता है। उसी तरह से मान ले एक बच्चा एक बस में खड़ा है और वो बस जो है वो चल रही है काफ़ी तेज़ी से, अचानक ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वो बच्चा आगे की तरफ गिर जाता है। दोनों ही एग्जाम्पल में ये जो गिरने का कारण है ये इनर्शिया है। देखिए पहले केस में क्या था, बच्चा खड़ा हुआ था और बस अचानक इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो जो बच्चा खड़ा था यहाँ पर उसका जो इनर्शिया था वो इनर्शिया इसका जो स्टेट है, रुके रहने का जो स्टेट है, उसी स्टेट को कंटिन्यू रखने का कोशिश करता है। और चूंकि इसके पांव ज़मीन से लगा हुआ, बस का जो फ्लोर है, मुझे कहना चाहिए बस का जो फ्लोर है उस फ्लोर से सटा हुआ है, तो बस जैसे ही मूव करता है तो पैर भी साथ में मूव करने लगता है, क्योंकि दोनों सरफेसेस के बीच, पैर के नीचे, जूतों के नीचे का सरफेस और ये जो नीचे का फ्लोर है बस का, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो इसके पाँव को खींच के अपने साथ ले जाता है। लेकिन जो अपर पार्ट है, जो बॉडी है, ये रेस्ट में ही रह जाने का कोशिश करता है, जिसके कारण पैर तो बस के साथ आगे चला जाता है लेकिन शरीर जो है ये पीछे रह जाना चाहता है। इनर्शिया के कारण ये रुके रहना चाहता है, इसीलिए बच्चा गिर जाता है। और जब बस चल रही थी, काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, उस समय सोचे मान ले ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो पूरे बॉडी का जो स्टेट था वो था यूनिफॉर्म मोशन का, v वेलोसिटी का। अब जैसे ही ब्रेक लगाया गया उस समय क्या हुआ, बस तो रुक गई, तो पैर तो रुक गया फ्रिक्शन के कारण, इस फ्लोर के साथ जो सटा हुआ पार्ट है वो तो रुक गया, लेकिन बॉडी ये अपने यूनिफॉर्म मोशन को ये कंटिन्यू रखना चाहता है आगे की तरफ, तो ये बच्चा आगे की तरफ ऐसे गिर जाता है। तो इनर्शिया के कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप पाएंगे। मान ले कि ये एक सीधा सपाट रोड है, हम ऊपर से देख रहे हैं, आप कार में बैठे हुए हैं, आप पीछे वाले सीट में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, एक टर्निंग आता है, इस तरह से, इस तरह का टर्निंग आता है और ये यहाँ पर आगे जाके मुड़ जाती है कार। सो कार के मुड़ते साथ आप ये पाएंगे कि आप इस तरह से बाहर की तरफ कोई आपको धकेल रहा है, आपको ऐसा फील होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका जो इनर्शिया है वो इनर्शिया कोशिश करेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे, ये इसी डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन कार जो है, कार ऐसे मुड़ जा रही है, तो आपका जो इनर्शिया है आपको दीवारों की तरफ, कार के जो अंदरूनी दीवार है उसके तरफ आपको धकेलता है इनर्शिया। तो ये थे इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल्स। अब ये जो इनर्शिया है इसका रिलेशन मास के साथ है।
मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास, मुझे कहना चाहिए कि टेंडेंसी, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है टेंडेंसी टू रिटेन इट्स स्टेट। इनर्शिया किसका होता है? इनर्शिया मैटर का होता है। सो मैटर का एक ऐसा टेंडेंसी टू रिटेन, जो कि रिटेन करना चाहता है इसके स्टेट को। स्टेट रेस्ट का भी हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन का भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ भी हो सकता है। तो इनर्शिया जो है ये रिटेन करने का कोशिश करता है उस स्टेट को, और ये मास के साथ रिलेटेड है। बॉडी का जितना ज़्यादा मास होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान ले कि आप, दो केस दूंगा, आप ही हैं दोनों केसेस में, और दो कार्ट्स हैं, ट्रॉलीज, जिसमें हम सामान ढोते हैं। जब हम मॉल में जाते हैं तो जिससे सामान ढोते हैं वो कार्ट है। एक एम्प्टी है, खाली कार्ट है। आप इस चीज़ को रियलाइज करने की कोशिश करें, फील करें। एक एम्प्टी कार्ट है और एक भरा हुआ कार्ट है। पहली बार क्या करता है आपका दोस्त? वो एम्प्टी कार्ट को आपकी तरफ धकेलता है और आप इसे रोकते हैं। आपने इसे रोक लिया। अब अगले बार ये भरा हुआ कार्ट, काफ़ी भारी कार्ट, आपका दोस्त आपके तरफ उसी वेलोसिटी से आपकी तरफ इसे धकेल देता है। अब आप इसे रोकते हैं। अब की बार इसे रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मैसिव है, इसका मास जो है ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने के कारण इसका जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया भी ज़्यादा है। मतलब इसका जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू रिटेन स्टेट, इसके स्टेट को रिटेन करने का जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी भी ज़्यादा है। तो जब इसके पास इसका स्टेट रिटेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका टेंडेंसी इस वेलोसिटी को रिटेन करके रखने का, ये टेंडेंसी इस भारी कार्ट में, इस मैसिव कार्ट में ज़्यादा होगा। इसीलिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा इस कार्ट को रोकने के लिए। जबकि जब ये खाली था तो इसका मास जो था, ये मास कम था। मास कम होने के कारण इनर्शिया कम था, और इनर्शिया कम होने के कारण इसका जो टेंडेंसी है टू रिटेन इट्स स्टेट, वो भी कम था। इसी कारण आपको इस कार्ट को रोकने के लिए कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अब इसका उल्टा भी सही है। मान ले दो कार्ट्स हैं, एक खाली एक भरा हुआ, एक कम मास का एक ज्यादा मास का, दोनों रुका हुआ है और दोनों में आपको बराबर मोशन सेट करना है। मान ले 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दोनों में आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो हल्का कार्ट होगा उसे आप कम एफर्ट से ही वो मोशन दे सकते हैं। रुके हुए कार्ट में वो मोशन आप दे सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, उसका अपने स्टेट को रिटेन करने का टेंडेंसी भी कम है। तो आप बड़े आसानी से उसे हल्का सा पुश लगा के वो मोशन आप दे सकते हैं। लेकिन जब भारी कार्ट रहे तो चूंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसका टेंडेंसी भी ज़्यादा है स्टेट को रिटेन करने का, तो जो वो रुका हुआ है उस स्टेट को वो ज़्यादा रिटेन करना चाहता है, उसका टेंडेंसी ही ज़्यादा है। इसीलिए आप जब उसे 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी देंगे तो उस प्रोसेस में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। तो ये था इनर्शिया और साथ ही साथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।